नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कैंसर कहानी जो सूत्रधार पुस्तक से ली गई है, मेरी अपनी कहानी है, वो पेश कर रहा हूँ। कैंसर। झोपड़े के अंदर रजुआ बुरी तरह करा रहा था। दांत में दर्द के कारण 2 दिनों से वह बिछावन पकड़े हुए था। दर्द के मारे उसके हलक से हल्की हल्की कराहने की आवाज़ आ रही थी। अमावस्या की रात तो ऐसे भी अत्यधिक भयावह होती है और उसमें कराहने की आवाज़ और भी विवत्स। शमशान की सन्नाटाओं को तोड़ती झिंगुरों की आवाज़ें और रजुआ की चीख दोनों एक समान प्रतीत हो रहा था। रजुआ दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। सुबह होने में अभी काफ़ी देर थी, भुरुकवा भी नहीं हुआ था। सुबह हो तो डॉक्टर के यहाँ जाए, लेकिन एक एक पल उसे एक एक कल्प के समान लग रहा था। रजुआ के पत्नी को मरे 7 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। एक बेटा था जिसका नाम था पुक्की। वैसे तो वह 17 साल का बांका जवान था, लेकिन रजुआ के दर्द से मानो वह भी बेहाल हो, किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में झोपड़े के एक कोने में दुबका बैठा था। शायद उसे भी सुबह होने का ही इंतजार था। इंतजार की घड़ी कितनी लंबी होती है, इसका एहसास बाप और बेटे दोनों को हो रहा था। रजुआ कराहते हुए धीमे स्वर में बोला, बेटा थोड़ा पानी तो पिलाना। मशीनी गति का एहसास पुक्की के शरीर में हुआ। विद्युत तरंग की गति से वह घड़े से पानी पास पड़े अल्मुनियम के कटोरे में डाला और रज्जू को देकर पुनः अपने स्थान पर पूर्ववत बैठ गया। रज्जू पानी से भरे कटोरे को लेकर पीना चाहा, लेकिन दर्द की अधिकता के कारण पी नहीं पाया। उसके हाथ कांप उठे और पानी से भरी कटोरी उसके बिछावन को भिगोती चली गई। सूर्योदय होने में अभी देर थी, हालांकि सुबह की लालिमा चतुर्दिक फैलने लगी थी। रज्जू दर्द से बेचैन तो था ही, अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बिस्तर से नीचे उतरने के प्रयास में पांव कांप उठे और वह जमीन पर चारों खाने चित्त गिर पड़ा धड़ाम से। जल्दी से पुक्की उठा और रज्जू को उठाकर बिछावन पर बिठा दिया। रजुआ और अधिक जोर से कराह उठा। उसकी कराह से व्यथित होकर पुक्की बोल उठा, उठने से पहले बोलना चाहिए था ना। विपत्ति चारों ओर से घेरती है। इन दिनों हम लोगों का भाग्य खराब चल रहा है, संभल कर कोई भी कदम उठाने चाहिए। रज्जू कराहते हुए बोला, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बेटा, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। इतना कहकर रजुआ जोरों से रोने लगा। हे भगवान, गरीबों को ही दुख दर्द क्यों देते हो? अच्छा हो कि अपने पास बुला लो। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ भगवान। घर में एक फूटी कौड़ी न थी। रज्जू को डॉक्टर से दिखाना भी जरूरी था। डॉक्टर स्वर्ण सिंह के खौफनाक व्यवहार से सभी भली भांति परिचित थे। जमींदार के बेटा होने के कारण उनमें डॉक्टरी गुण कम, जमींदारी का रौब ज़्यादा था। मरीजों को हमेशा भला बुरा कहते थे। पैसों के मामले में वे काफ़ी सख्त थे, लेकिन परिस्थितियों का दास होता है मनुष्य। क्या करे पुक्की, घर में पैसे नहीं थे। सोचा उनके खेतों में काम करके ही मिन्हा कर देगा। गर्मी के दिन थे, बिजली की आंख मिचौनी जारी था। गर्मी से त्रस्त डॉक्टर स्वर्ण सिंह छत पर खुले वातावरण में सोए थे। रात भर मच्छरों से तबाह रहे थे। भोर होने पर किसी तरह नींद आई थी। उसी समय रज्जू कराहते हुए उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर किसी को न पाकर पुक्की ने आवाज़ लगाया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वर्ण सिंह की नींद न खुली। वे सिर्फ करवट बदल कर रह गए। बड़ी मीठी नींद में थे बेचारे। शायद कोई बढ़िया रोमांटिक ख्वाब देख रहे थे। किसी प्रकार का प्रत्युत्तर न पाकर पुक्की ने पुनः जोरों से आवाज़ लगाया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अपनी आंखें मलते हुए उठे और छत से नीचे झांक कर देखा। पुकिया और रजुआ खड़ा था। इन दोनों को देखते ही उनकी भ्रिकुटी तन गई। बोले, क्या बात है रे, क्यों चिल्ला रहे हो? पुक्की, डॉक्टर साहब, बाबू के दांत में दर्द है, बड़ा बेचैन हैं। डॉक्टर साहब अभी गरमा ही रहे थे
कि पुक्की पुनः बोल उठा, रात भर नींद हराम रही है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इनका दर्द चला जाए और नींद भी आ जाए। डॉक्टर सोहन सिंह बिगड़ कर बोले, अबे साले, यह डॉक्टर का घर है, धर्मशाला नहीं जो फटाफट बोले जा रहा है। न जाने कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह। डॉक्टर का रौद्र रूप देखकर पुक्की चुप हो गया। रज्जू अब भी कराह रहा था। डॉक्टर का मूड बिगड़ गया था। भरपूर नींद न आने के कारण वे थकान एवं आलसपन का अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में आए। रजुआ को अपने पास बुलाया। तब तक सूर्य की पहली किरण से धरती दमकने लगा था। चिड़ियों का कलरव गान शुरू हो गया था। वातावरण में गर्मी का असर अभी से ही महसूस होने लगी थी। कराते हुए रज्जू उनके पास पहुंचा। उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ लिया, फिर दांत देखने का प्रयास किया। देखा, एकदम कोयले की खान, काली कलूटी भद्दी, वहां के मांस भी सड़ गए थे, बदबू निकल रही थी। डॉक्टर साहब के त्योरी को और संपुष्टि मिली। वे गरज उठे, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं हले सुबह, न कभी मुंह धोएंगे और न कभी हाथ पैर ही। रज्जू के फटी बीमारियों को देखते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, और ऊपर से खैनी खाएंगे। खैनी खाने में बड़ा मजा आता है ना, और अब मेरे पास चले आए हैं अपने चिकने थोबरे लेकर। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, यही सोचकर रज्जू चुप रह गया। डॉक्टर की तीखी फटकार भी रज्जू को उस समय भगवान का आशीर्वाद ही लग रहा था। वह चुप रहा। डॉक्टर उसके दांत को उखाड़ने के लिए सिरिंज में शून्य करने वाली दवा लेकर दांत को ठीक ढंग से देखने की कोशिश करने लगे। अनायास ही आसपास दुर्गंध फैल गई। डॉक्टर मन महसूस कर रह गया, कर भी क्या सकता था। तब तक अन्य मरीज भी आने लगे थे। हाथों में सिरिंज लिए अनायास ही डॉक्टर रजुआ से पूछ बैठा, पैसे लाए हो? रज्जू कातर दृष्टि से डॉक्टर की ओर देखा और फिर अपने बेटे पुक्की की ओर देखकर बोला, हुजूर, माई बाप, 2-4 दिनों में दे जाऊंगा। दर्द के मारे बिछावन पर ही पड़ा रहा हूं 2 दिनों से, काम करने भी नहीं गया। डॉक्टर सोहन सिंह चिल्ला उठे, सुबह सुबह अपने थोबरे में दही लगा कर आए थे, हरामखोर कहीं का। आज मेरे दिन भर की कमाई नदारद हो जाएगी। फिर बोले, तुम्हें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कैंसर है, जाओ पैसों का इंतजाम करके आओ, तब तुम्हारा इलाज करूंगा। और इतना कहकर वे दूसरे मरीज की ओर मुखातिब हो गए। रज्जू समझ गया कि पैसों के बिना इलाज नहीं हो पाएगा। चुपचाप अपने माथे पर हाथ रखकर अपनी दीनता पर रोने लगा। पुक्की, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, बोला, चलो बाबू, घर चलो, काम करने का समय हो गया है। आज तुम बहुत लेट हो गया रे पुकिया, तुम्हें तो काम नहीं मिलेगा। बाबू सुदर्शन सिंह पुकिया को लेट आया देख रूखे स्वर में बोले। मालिक, बाबू के दांत में जोरों का दर्द था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। पुक्की अपनी सफाई में बोला। दर्द तुम्हारे बाप को और लेट तुमको, जाओ भागो। तुम्हारा यह डेली का नौटंकी है, रोज कोई ना कोई बहाना लेकर आते हो, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें आज काम नहीं मिलेगा। देखो तो रहीम बा, सफेरुआ कितना खेत कमा चुका है। सुदर्शन सिंह खेत की मेड़ पर से उठकर अपने छाता संभालते हुए बोले। पुकिया सिहर कर सहमे स्वर में बोला, मालिक, हम उन सबको पकड़ लेंगे। आज के बाद अगर लेट होगी तब काम नहीं करने दीजिएगा। घर में बाबू बीमार हैं और खाने को एक दाना भी नहीं। घर में खाने के लिए नहीं है तो इसका हम ठेका लिए हुए हैं। सुदर्शन सिंह झल्ला उठे। पुक्की जब कोई उपाय न देखा तब उसने सुदर्शन सिंह का पांव पकड़कर बोला, मालिक, मुझ गरीब पर रहम कीजिए, आज के बाद कभी लेट नहीं आऊंगा। पुकिया की अकिंचनता पर सुदर्शन सिंह बेरहम हो गए। अपने पैरों से पुकिया के हाथों की बेरियां देखकर आपा खो बैठे, अपनी लात चला बैठे और बोले, हरामखोर की औलाद, हाथ पांव कभी धोते हो? जो पैर पकड़ लिया, पैर भी गंदा हो गया, मादर। और गंदी गालियों की बौछार से पुकिया को भिगोने लगे। सुदर्शन सिंह के पांव का आघात इतना प्रबल था कि कमजोर और जर्जर शरीर का स्वामी पुकिया किसी फुटबॉल की भांति पास के अरहर की खूंटी पर जा गिरा। पीठ में धारदार खूंटी जा धंसा। उसके शरीर से
खून बहने लगा, वस्त्र लहूलुहान हो गए। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल कर उठा। उसके कपड़े फट गए थे, हाथ पांव जगह जगह से छिल गए थे, बरबस उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इतने पर भी सुदर्शन सिंह नहीं पसीजे, मानो उसके अंदर की मानवता जिंदा थी ही नहीं। पुक्की को खड़ा देखकर जोर से बोले, अब खड़ा क्यों है रे ससुरा, मारकर भागेगा क्या? चल भाग यहां से। कल से अपना मुंह भी दिखाया तो समझो खैर नहीं। चले आते हैं जैसे बाप का खरीदा हुआ जागीर हो। पुक्की अपना सा मुंह बनाकर घर की ओर चल पड़ा। सोचने लगा क्या गलती थी उसकी। सचमुच में अकिंचनता ही उसकी व्यवस्था थी। घर आकर मड़ई के ओरियाने में थका हारा सा चुपचाप बैठ गया, मानो जिंदगी का कोई बड़ा जंग हार गया हो। रज्जू अभी तक करा रहा था, उसका दर्द पूर्वत था। रजुआ पुकिया को असमय घर आया देख कर आते हुए स्वर में बोला, क्यों रे पुक्की, काम पर नहीं गया क्या? रजुआ को बोलते वक्त दर्द और बढ़ जाता था, फिर भी वह किसी तरह बोले जा रहा था। काम पर नहीं गया तो खाएगा क्या? फिर दवा के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी। और रजुआ इसके आगे कुछ न बोल पाया, क्योंकि उसके दांतों का दर्द असहनीय हो गया था। वह जोर जोर से कराहने लगा। कुछ देर तक यूं ही सन्नाटा छाया रहा। फिर पुक्की इस नीरव शांति के शिविर को तोड़ते हुए बोलने लगा, नहीं बाबू, सुदर्शन सिंह मुझे आज लेट हो जाने के कारण काम नहीं करने नहीं दिया है। उसके बदले में माँ बहन की गाली दी है, लातों से लताड़ा है, और मजदूरी के बदले यह दिया है बाबू, यह देखो, देखो मेरी पीठ को। पुक्की अपने पीठ को निर्वस्त्र करके दिखाते हुए रुआंसे स्वर में बोला। रजुआ के दांतों का दर्द असह्य हो गया था, फिर भी गरीबी और अकिंचनता के सामने उसका सारा दर्द मंद पड़ गया। वह बोलने लगा, पुक्की, बड़ों लोगों की बड़ी बातें हुआ करती हैं, वे मुंह से कम लातों से ज़्यादा बातें करते हैं। इतना कहने के बाद वह जोर जोर से कराहने लगा। उसकी मर्मांतक कराहट सुनकर पुक्की बोल उठा, बाबू ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। रजुआ अब उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब अकिंचनताओं के आंसू नहीं, एक आग थी। उसकी आंखें आग्नेय हो चलीं। वह अब इस प्रकार अपने बेटे को समझाने लगा, मानो स्वयं उसे कोई मर्ज नहीं। अरे बेटा, मेरे दांतों का दर्द क्या बढ़ेगा, कलेजे का दर्द बढ़ गया है। मुझे तो लगता है कि मेरे दांत का दर्द और इन अमीरों के चाल चलन दोनों एक समान है। इसी प्रकार के लोग वास्तव में समाज के कैंसर हैं। कुछ देर तक रज्जू अपने जोश को संयमित करने की कोशिश के बाद फिर से बोलने लगा, इन लोगों का महल किनके बदौलत पुक्की, किनके बदौलत? रजुआ अपने बेटे के चेहरे की प्रतिक्रियाओं को देखकर पुनः बोल उठा, उनके बाप के बदौलत नहीं, ये सब गरीबों के खून की बदौलत है पुक्की। पुक्की के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। उसकी आंखें सब कुछ स्पष्ट देखने के काबिल होने लगी, जो सापेक्ष नहीं था। रजुआ अचानक हाँफने लगा। वह बिछावन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें शून्य में स्थिर किसी बिंदु की ओर निर्निमेष देख रही थी। इधर पुक्की की मुट्ठी बंद और आंखें आग्नेय हो गई। कहानी खत्म होती है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नई कहानी जब अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।